नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के ज्ञान के लिए मुख्यतः बौद्ध स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मोरी नगर का प्रमुख था। जब वह गर्भ में था तभी उसकी पिता की सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को लालन पालन के हाथों सौंप दिया गया। कुछ बड़ा होने पर वह एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। वो प्रतिभाशाली संपन्न था, इसलिए शीघ्र ही उसने हम उम्र बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली। एक दिन वह पाटलिपुत्र के निकट संभवतः विंध्य क्षेत्र में राजकिलों में व्यस्त था। उसी समय सर्वप्रथम चाणक्य की भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चाणक्य ने शिकारी को 1000 कर्षार्पण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। तत्पश्चात चाणक्य ने उसे तक्षशिला ले गया, जहाँ 8 वर्षों तक विविध शिक्षा देकर उसे सभी विधाओं में निपुण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। नतीजन चाणक्य सहित उसे भागना पड़ा और उनकी सेना नष्ट हो गई। महाबोधि वंश में वर्णित है कि दोनों वहां से भागकर पंजाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उसी दौरान एक रात्रि में उन्होंने किसी घर में अतिथि के रूप में विश्राम किया। वहाँ कौटिल्य ने एक अजीब वाकयात देखा। एक बालक बीच में से रोटी खाने का बार बार असफल प्रयास कर रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे डांटते हुए समझाया कि तू भी वही गलती कर रहा है जो कौटिल्य ने किया। उसे पहले बीच भाग में न आक्रमण करके सीमांत भाग को जीतना चाहिए था। इस घटना से कौटिल्य बहुत प्रभावित हुआ तथा उसने अपनी रणनीति बदली। यह घटना संभवतः 326 से 25 ईसा पूर्व घटी थी, जब सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत को जीतने में व्यस्त था। यूनानी लेखकों के विवरण से ज्ञात होता है कि सैनिक प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त मगध की विजय के संदर्भ में सिकंदर से मिला। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने इस भेंट का बड़ा रोचक वर्णन किया है। प्लूटार्क के अनुसार युवावस्था में चंद्रगुप्त नंदों के विरुद्ध सहायता के लिए सिकंदर से मिला। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की स्पष्टवादिता से सिकंदर अत्यंत चिढ़ गया तथा नाराज होकर उसे मार डालने का आदेश दिया। चालाकी से चंद्रगुप्त उसके चंगुल से बच निकला। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रवास काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की यूनानी युद्ध कला को नज़दीक से देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। H.C. राय चौधरी ने इस भेंट की तुलना मेवाड़ शासक राणा संगा द्वारा अफगानों को अबदस्त करने के लिए बाबर को आमंत्रित करने की थी। सिकंदर के भारत से प्रस्थान के बाद अब चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने अपनी विजय अभियान सर्वप्रथम पंजाब तथा सिंध को विदेशिया की दास्ता से मुक्त कराने का निश्चय किया। जैसा कि महावंश में वर्णित है कि इस हेतु चाणक्य ने विंध्याचल के वनों में जाकर गुप्त विद्या से एक कर्षार्पण को 8 कर्षार्पण में बनाया तथा इस प्रकार 80 करोड़ कर्षार्पण एकत्रित किए। डीडी कोसंबी के अनुसार मुद्रा का सर्वप्रथम अवमूल्यन चाणक्य ने किया था। प्रविष्ट पर्व में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। चाणक्य ने गुप्त धन से एक बड़ी सेना का निर्माण किया तथा विदेशियों के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध छेड़ा। अर्थशास्त्र में वर्णित है कि इस विशाल सेना ने प्रतिरोधक, मलेच्छ, चोरगण, आवटिक, शस्त्रोपजीवी श्रेणियों के सैनिक शामिल थे। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने गंधार, यवन, शक, हूण, चीनी आदि लोगों को सम्मिलित कर एक विशाल सेना का गठन किया। स्वयं जस्टिस ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। ये संभवतः पंजाब के गणतंत्रीय लोग थे, जिन्होंने पूर्व में सिकंदर के आक्रमण का प्रबल प्रतिरोध किया। मुद्रा राक्षस तथा प्रविष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को अपने विजय अभियानों में हिमालय क्षेत्र के शासक प्रवर्तक की सहायता प्राप्त हुई थी। डॉक्टर ओम प्रकाश ने इनकी पहचान अभिसार शासक से की है। पश्चिमोत्तर सीमांत की राजनीतिक परिस्थिति उस समय चंद्रगुप्त के लिए पूर्णतः अनुकूल थी। यही प्रदेश चंद्रगुप्त की प्रारंभिक कार्यवाही का केंद्र था। 325 ईसा पूर्व में ऊपरी सिंधु घाटी के यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या की जा चुकी थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद इस क्षेत्र में यूनानी शासक का ढांचा ढलने लगा।
उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य में विभाजन हेतु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन की तथा 321 ईसा पूर्व में टेस्पोरोडियस की संधि हुई। दूसरी संधि में सिंधु नदी के पूर्व भारत कोई प्रदेश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। संभवतः इस प्रदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था। यूनानी क्षत्रप ने यूमेडेटस पश्चिम पंजाब का टैक्सिलस तथा झेलम के सीमावर्ती क्षेत्र का पाइथन पैरोपाइडिमाडाइस अर्थात हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण के पूर्व का क्षत्रप था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता नायक का नाम सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त था। निष्कर्ष 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेना नायक यूमेडस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हो गया तथा इस तिथि तक संपूर्ण सिंध तथा पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख का सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में विजय के पश्चात चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर अग्रसर हुए। इस साम्राज्य में नंद वंश का शासक घनानंद था। अतुल संपत्ति तथा सैन्य संसाधनों का स्वामी होने के बावजूद भी वह जनता में लोकप्रिय था। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था, जिससे क्रुद्ध होकर उसने नंदों को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। पुराणों के अतिरिक्त मिली पंदो, मुद्रा राक्षस, महावंश की टीका तथा प्रविष्ट पर्वन में मौर्य द्वारा नंदो वंश की का उन्मूलन का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त तथा प्रवर्तक की संयुक्त सेना ने नंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर धावा बोल दिया। रक्तपात से भरे इस युद्ध का आंतरिक वर्णन मिली पंदों में मिलता है। नंद नरेश घनानंद तथा उसके सेनापति भद्रशाल ने संयुक्त सेना का प्रतिरोध किया किंतु पराजित हुए। यह भी वर्णन मिलता है कि घनानंद के अमात्य सटकार ने इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। महावंश टीका के अनुसार घनानंद का युद्ध में वध हो गया, जबकि प्रविष्ट पर्वन के अनुसार घनानंद द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के बाद उसे जीवन दान दे दिया गया तथा उसे अपने परिवार सहित पाटलिपुत्र छोड़ने को कहा गया। दूसरी महत्वपूर्ण जीत से मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया तथा 322 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 312 ईसा पूर्व में एंटियोकस का पुत्र सेलिकस निकेटर सीरिया का शासक बना। चूँकि भारत का पश्चिमोत्तर पूर्वी में सिकंदर के अधिकार में था तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका। अंततः उसने साम्राज्य के खोए गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत पर चढ़ाई की तथा सिंध प्रदेश तक आ पहुंचा। एक लंबे संघर्ष के पश्चात सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ तथा उसे 303 ईसा पूर्व में संधि कर ली। संधि का विवरण स्ट्रैप्रो, एपिनियानस तथा प्लूटार्क ने दिया। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को आर्कोसिया, पाइनिसस, एरिया तथा जेड्रेसिया प्रदेश दिया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। इस प्रथम अंतर्विवाह का संभावना को सर्वप्रथम विसेंट स्मिथ द्वारा लिपिबद्ध किया गया। बद्रीनाथ मुखोपाध्याय तथा रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर इस विवाह को संधि के शर्त के रूप में खारिज किया। इनका मानना है कि सेलुकस में चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो संधि हुई संभवतः उत्तर पश्चिम इलाकों में यूनानी तथा भारतीय जन समुदाय के संपर्क में स्वरूप अंतर्विवाह नियमबद्ध रूप से प्रचलित हुए होंगे। युद्ध मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के सेलुकस से युद्ध तथा हेलेना का विवाह का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त ने अपनी तरफ से 500 लड़ाकू हाथी सेलुकस को उपहार दिए। लड़ाकू हाथियों के प्रति यूनानी का व्यापक आग्रह सिकंदर के अभियान के काल से रहा। सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को आर्कोसिया से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। आने वाला वो प्रथम विदेशी राजदूत था।
भारतीय इतिहास में अभी तक ज्ञात प्रथम अंतर्देशीय संधि है जिसका गौरव चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जुड़ा हुआ है। यह संधि उसके लिए महत्वपूर्ण सफलता थी। अब मौर्य साम्राज्य भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगी तथा अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर एरियन कहता है कि न्याय की भावना भारतीय राजाओं को भारतीय सीमाओं के परे विजय प्राप्त करने से रोकती है। इस वाक्य में सूत्र में मौर्य की विदेशी नीति का निरूपण हो जाता है। विंस्टेक स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेल्यूकस पर विजय के बाद हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा बन गया, जिसे प्राप्त करने के लिए मुगल तथा अंग्रेज शासक व्यर्थ का प्रयास करते रहे। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। इस प्रदेश में पुष्पगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त का राज्यपाल था तथा उसने वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सोपारा से प्राप्त अशोक अभिलेख में भी पश्चिमी भारत विजय की पुष्टि होती है, क्योंकि अशोक स्वयं इस विजय का दावा नहीं करता। चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय के संबंध में अशोक के अभिलेख, जैन तथा संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से अभिलेख के बहुसंख्यक अभिलेख से प्राप्त होता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं द्वारा दक्षिण भारत के विजय का दावा नहीं करता। न उसके पिता बिंदुसार को इतिहास में महान विजेता के रूप में याद किया जाता है। अंततः उत्तरी कर्नाटक तक क्षेत्र निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित किया था। 14वीं शताब्दी के मैसूर से प्राप्त एक अभिलेख मिलता है कि शिकारपुर तालुके की रक्षा मौर्य के जिम्मे है। जैन परंपराओं में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला जाने तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर तपस्या करने का उल्लेख मिलता है। संगम लेखक मामूनार के ग्रंथ अहनानुरू में वर्णन है कि मौर्यों ने विशाल सेना लेकर दक्षिण में मोहर के राजा पर आक्रमण किया। इस अभियान में कोसर तथा वांगडू नामक दो जातियों ने मदद की। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि मौर्यों की उत्तरी कर्नाटक के कोसरों तथा सैन्य संधि थी तथा उनकी दक्कनों की सेना मौर्य सेना की हिस्सा थी। मौर्य आक्रमणकारी एल्लीलल माई से होते हुए कोंकण तक गए थे। इस बार वे कोंगू की ओर चले गए। अंत में मौर्य सेना पैडील पहाड़ी की ओर मुड़ गई। परराण तथा परकोनार तथा कल्लीर आयतिनायर नामक तमिल स्रोतों में भी इस आक्रमण का उल्लेख है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण जम्मू द्वीप का शासक बताया है। जस्टिन तथा प्लूटार के विवरण से भी ज्ञात होता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में आता था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य चतु संपन्न कहा गया है। वस्तुतः उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण उत्तरी कर्नाटक तथा पूर्व में मगध से लेकर सौराष्ट्र सोपारा तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। स्टेबरो ने उसे पालीव्रोथस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान तथा सहगौरा अभिलेख के अकाल से निपटने के प्रबंध पर प्रकाश डालते हैं। सन 1893 ईस्वी में एक ताम्रपत्र पर 4 पंक्तियों में ब्राह्मणी लिपि में प्रकृति भाषा युक्त लेख प्रतीत होती है। संपूर्ण मौर्य काल में यह एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर अंकित है। ताम्रपट के ऊपरी हिस्से पर उद्धृत चंद्रकार चिन्ह है। आधार पर केपी जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासकीय चिन्ह है। यह वस्तुतः श्रावस्ती महामात्रों द्वारा पारित मानचितवस्ती नामक स्थान से प्रशेषित का एक आदेश था, जिसमें कहा गया कि त्रिवेणी, मथुरा, चनछू, मोडमा तथा भट्ट अवस्थित अनाजगिरी का उपयोग सूखा तथा अकाल की परिस्थिति में किया जाएगा। इस लेख पर अन्नागार का चित्र उल्लिखित है। सन 1931 ईस्वी में चूना पत्थर के
एक टुकड़े पर 7 पंक्तियों वाले तथा ब्राह्मणी लिपि प्रकृत भाषा युक्त लेख की खोज हुई। इस लेख को सम्राट द्वारा पुण्यनगर स्वर्णीय समुदाय के लिए अकाल पीड़ित होने के कारण शीघ्र राहत प्रदान हेतु प्रेषित किया गया। राहत कार्य गंधक नामक प्रचलित सिक्के को द्वारा ऋण स्वरूप प्रदान किया जाने लगा था। राहत कार्य के दूसरे चरण में अन्नागार से धान्य उपलब्ध करवाया जाना था। इस लेख से चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की भी पुष्टि होती है, क्योंकि उसने अकाल राहत कार्य अपने साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले समुदायों के लिए चलाए होंगे। जैन ग्रंथों के प्रविष्ट प्रमाण के अनुसार जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल से निपटने की भरपूर कोशिश की। तत्पश्चात चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र के पक्ष में राज सिंहासन त्याग कर जैन संत भद्रबाहु व 12,000 समर्थकों के साथ सरवण चल गए। तपस्या किया गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना जल त्याग कर मृत्यु को वरण करने का संस्कार विधि से शरीर त्याग दिया। बृहत्कोश, भद्रबाहु चरित्र, राजा बलि कथा व मुंशी साभ्ययुद्ध में भी इसकी जानकारी मिलती है। श्रवण बेलगोला से प्राप्त 5वीं तथा 15वीं शताब्दी के बहुसंख्यक लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु का उल्लेख मिलता है। यहीं पर भद्रबाहु गुफा तथा चंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है, जहां चंद्रगुप्त तथा भद्रबाहु ने तपस्या की। चंद्रवस्ती नामक पर एक श्रवण बेलगोला में स्थित है। संभवतः इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त ने जीवन संबंधी 90 दृश्य प्रसारण पर अंकित किया है। चंद्रगुप्त एक महान विजेता, महान साम्राज्य निर्माता तथा एक कुशल प्रशासक था। वह भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था, जिसके नेतृत्व में चक्रवर्ती आदर्श को वास्तविक स्वरूप में प्रदान किया गया है। उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, भारतीय मुक्तिदाता तथा बृहद भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट कहा जा सकता है। मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की आधार कही जा सकती है, बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा उसके गुरु और प्रधानमंत्री कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का परिमाण था कि उसने पहली बार एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की। सुदर्शन झील, महास्थान तथा सहगौरा इसके लोकोपारित स्पष्ट प्रमाण